and today I'm going to discuss something about the sustainability and what are the global challenges we are facing because of the sustainability issue. Uh, Usually, what happens wherever we talk about the sustainability, it has been observed because I'm working on this issue for the last 4 to 5 years. The overall awareness level is usually very low among the stakeholders. Now, first of all, I would try to discuss what is the triple bottom line approach and who are the main stakeholders in the sustainability. अगर सस्टेनेबिलिटी को देखेंगे, if you see, there are three circles there. The first one is a planet, then you see the second one is a society or people, and the third one is the profit. It's basically organization, the corporate sector. The core concept of the sustainability is that there are three stakeholders: the planet, the people, the society, and then we have an organization. There must be something in every stakeholder in a sustainability. अच्छा, लोगों में एक बड़ी गलत फहमी है, लोग CSR को सस्टेनेबिलिटी समझते हैं. CSR cannot be a sustainability. The reason is very simple, because when we talk about the CSR activity, CSR में ऑर्गेनाइजेशन को कोई फायदा नहीं हो रहा था. They are just the donors, they are just the givers. They are not getting anything out of it. आप देखें CSR एक्टिविटी में क्या होता है कि एक कंपनी है, वो बहुत सारा पैसे लेके सोसाइटी और इन्वायरमेंट के बेनिफिट के लिए कोई काम कर रही होती है, बट इन रिटर्न दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग. तो CSR does not come, actually technically does not come under the umbrella of sustainability. Sustainability की जो पहली शर्त है वो ये है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी. Now if you see, there is an overlap. Now this is the sustainable side, and you can see this is the area where we are having the three stakeholder interaction. तो सबसे पहली बात ये समझनी है कि कोई भी चीज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में नहीं आएगी अगर उसमें तीनों स्टेक होल्डर्स का फायदा ना हो. ना, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी? देखिए, ये एक बज़ वर्ड है इस वक्त जो है. आप देखें, सस्टेनेबिलिटी इज इकोइंग एवरी साइड. आप किसी भी जगह चले जाएं, सस्टेनेबिलिटी का लफ्ज काफ़ी आप सुनते हैं. बेसिकली द डेफिनेशन इज you are trying to meet the present demand without compromising the future needs or future demand of the next generation. आप अपनी मौजूदा ज़रूरियात ऐसे पूरी करें कि अगली जनरेशन जो है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पानी का रिजर्वायर की बात करूं. अगर एक पानी का रिजर्वायर है और उसमें पानी आ रहा है, पीछे स्ट्रीम से आ रहा है, और हम उसको इतनी बेदर्दी से इस्तेमाल करें कि अगर आज हमारे कबीले में, हमारी सोसाइटी में फॉर एग्जांपल 100 लोग हैं और अगले 50 साल बाद वी आर एक्सपेक्टिंग विद अ ग्रोथ कि वो 130 के करीब हो जाएंगे, तो पानी का रिजर्वायर बढ़ना चाहिए उन 130 लोगों के लिए अगले 50 साल बाद. अगर मैं बेदर्दी से इस्तेमाल करूंगा तो होगा क्या कि 50 साल बाद आबादी बढ़ के 100 से 130 हो जाएगी, 140 हो जाएगी, लेकिन पानी जो है वो आधा रह जाएगा. Now this is what the planet is facing right now. आप स्कार्सिटी देख रहे हैं जी, रिसोर्सेस जिस तरह से डिप्लीट हो रही हैं, इतनी तेजी से डिप्लीट हो रही है कि इस वक्त एक शदीद प्रॉब्लम आ गई है. दुनिया के बड़े बड़े शहरों में, अफ्रीका में इट्स वेरी कॉमन, साउथ अफ्रीका में, कि एक दिन छोड़ के जो है शहर में पानी आता है. तो नेचुरल रिसोर्सेज की डिप्लीशन है वो बड़ी ख़तरनाक जो है स्पीड से बढ़ रही है. सस्टेनेबिलिटी में आपने जो मेन चीज़ समझनी है वो ये है कि यू आर ट्राइंग टू मीट द प्रेजेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स. इसमें दो चीज़ें ज़रा ख्याल रखनी है. मैं भी थोड़ा सा आगे जब थोड़ा सा ग्रीन स्किल्स पे आज बात करूंगा अभी आपके साथ. देखिए जी, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कनेक्शन है. आज की इस जो भी प्रेजेंटेशन है, वर्कशॉप है, उसमें मैं ये कोशिश करूंगा आपको बताने की कि ये प्रॉब्लम अगर है तो कितनी रियल है और इस प्रॉब्लम में आप कहाँ खड़े. एवरीबडी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन दिस प्रॉब्लम.
एक कनेक्टिविटी जो है ना वो बड़ी मिसिंग है। हम जब मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से बात करते हैं 60-70% लोगों का ख्याल है यार ये गोरों का कोई कॉन्सेप्ट है और गोरों ने अपने चक्कर में निकाला हुआ है, इसका हमसे ताल्लुक नहीं है, मेरे ख़ानदान से ताल्लुक नहीं है, मेरे बच्चों से ताल्लुक नहीं है। ये मिसकंसेप्शन क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है? ये क्रिएट करता है कनेक्टिविटी का ना होना, और जब कनेक्टिविटी नहीं है तो डेफिनेटली वी डू नॉट टेक इट सीरियसली एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू सॉल्व दिस इशू। एविडेंस के तौर पे बता देता हूं जी, इस साल पिछले 2 हफ्तों में हमने एक्सट्रीम वेदर देखा है। नवाब शाह में 52-53 गया है। मैं हैदराबाद में मैं पढ़ाता हूँ जी लम्स में, तो मैं हैदराबाद में और छट्टा में था। आई एक्सपीरियंस 49 डिग्री सेंटीग्रेड माई सेल्फ। इस वक्त अगर आप देखें 1970s में ठट्टा वॉज द सेकेंड कोल्डेस्ट अर्बन सिटी और सेमी अर्बन सिटी इन पाकिस्तान। इस वक्त ठट्टा में 47, 48, 49 टेम्परेचर चल रहा है। इस साल सबको गर्मी की हिद्दत महसूस हो रही है, जिसकी अल्टीमेटम हम पिछले 10 साल से सुन रहे थे। इस वक्त आप देखें एक अलार्म बजा है, बट दिस इज गुड साइन, बट इट्स अ बिट लेट। उसमें मैं भी बात करता हूं आपके साथ कि क्यों खतरनाक हद तक आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। कराची में 38, 39 से ऊपर नहीं गया, लेकिन फील्स लाइक 42, 45, मतलब ये फील्स लाइक क्यों आ रही है? टेम्परेचर 34, 35 है, बाहर जाके बैठे 41 की फील आ रही है। सल पे दे इज समथिंग विच इज हैपनिंग। इसमें अगर आप देखें लिखा है every single individual has an impact on environment। हम सब का कोई ना कोई, ये तो आज एक्टिविटी अभी हम कर रहे हैं ना, इसका भी एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। बिल्कुल है जी, मैं अपने घर से उठकर आया हूँ, उसका एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। ये समझना जरूरी है कि कुछ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इंटेंशनल है, कुछ अनइंटेंशनल, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। हर सिंगल इवेंट, हर सिंगल काम जो आप कर रहे हैं उसका कोई ना कोई पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेंडेड, अनइंटेंडेड इम्पैक्ट है। इसमें जो सबसे खतरनाक है ना वो है अनइंटेंडेड नेगेटिव, यानी आप सोसाइटी को, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इरादा नहीं है आपका लेकिन आपको पता नहीं है। आप में से कुछ यहाँ बॉयज बैठे हैं, मेल कैटेगरी, आप में से अक्सर घर के छोटे मोटे सामान लेने निकलते हैं आप लोग। आपके घर वाले कहते हैं जी अकॉर्डिंग टू योर एज प्रोफाइल के दही ले आओ, आटा ले आओ, चीनी ले आओ, और आपको 200 मीटर जाना होता है, 100 मीटर जाना होता है। आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं और जाके ले आते हैं। अच्छा, आप गए अपनी सहूलत के लिए, कह लिया आपने, यू डू नॉट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग कि अनइंटेंशनली आपने प्लैनेट को नुकसान पहुंचा दिया बिकॉज ऑफ योर कार्बन फुटप्रिंट। नाउ व्हाट इज अ कार्बन फुटप्रिंट? मैं भी थोड़ा सा आगे इसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए। देखिए, हर वो एक्टिविटी जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्रिएट कर रही है या कोई भी हैजर्डस गैस क्रिएट कर रही है, इट हैज अ कार्बन फुटप्रिंट। हमारा कार्बन फुटप्रिंट डेली बेस पे बढ़ रहा है, वी डू नॉट अंडरस्टैंड दिस। और उस क्योंकि ये नेगेटिव है और अनइंटेंडेड है तो इस पर तवज्जो देने की ज्यादा जरूरत है। आपके घर में, आप घर जाइएगा, अभी देख लीजिएगा, घर के 1-2 वॉशरूम ऐसे होंगे जिनके छोटे मोटे वॉशर या दे नीड अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, और हम उसको 15-15, 20-20 दिन, महीना, क्योंकि हम बिजी हैं, हम नहीं करते। पानी इतनी बड़ी नेमत है कराची जैसे शहर में। मैं मुख्तलिफ जगहों पे इसकी डिफरेंट कैलकुलेशन, आज वो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप, लेकिन मैं बताता हूँ जी कि एक बूंद पानी जो है कराची में जो आप ज़ाया करते हैं पीने वाला, बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस ऑफ द फैक्ट, उसका मैग्नीट्यूड मिलियंस ऑफ गैलन्स है, ठीक है, पर मंथ, पर ईयर। ओके, नाउ व्हाट आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ द सस्टेनेबिलिटी? देखिए, सस्टेनेबिलिटी के सारे स्टेक होल्डर्स हैं। मेरा एक सवाल है आपसे ताकि आप इसको रिलेट कर सकें। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बचपन में हर महीने बीमार होते थे? कोई है ऐसा हर महीने बीमार होता हो या 2 महीने बाद बीमार हो जाता हो? एक। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे जो साल में एक दफा बीमार होते थे? ऑलमोस्ट 90% लोग। जो लोग 30 से, खासतौर पे 30-35 से अबव हैं, उनका बचपन ऐसा गुजरा है कि वो साल में एक दफा बीमार होते थे। बहुत हुआ 2 दफा बीमार होना, यह अलाउड था। अगर आप साल में ज्यादा बीमार हुए तो व्हाट्स योर नेम?
मुनीब, आई एम श्योर कि आपके दादा दादी आपके लिए परेशान रहते होंगे, बिकॉज आपको आपके बारे में ख्याल होगा कि बच्चा वीक है, किसी वजह से पकड़ में आ गया, यू नो, डिफरेंट, हमसे हम वी हैव डिफरेंट सेइंग फॉर दैट। इस वक्त चलें, इसका मतलब ये आज से 25-30 साल पहले साल में एक दफा 2 दफा बीमार होना एक नॉर्म था, कोई मसला नहीं। इस वक्त जिन लोगों के घर में 8 साल 10 साल से छोटे बच्चे हैं, अगर आप देखें आपका मंथली एक विजिट जो है ना डॉक्टर के यहाँ लग रहा है। अच्छा, आप डॉक्टर के पास जाएं, बड़े से बड़े पीट्स के पास चले जाएं, पीट स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं, वो पता है क्या कहेगा? इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल। 1 से 1.5 महीने बाद बच्चा बीमार हो रहा है, हर 3 से 4 महीने बाद बच्चों को आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं। इट हैज बिकम अ नॉर्म। सवाल सिर्फ एक छोटा सा है, पिछले 25 सालों में ऐसा क्या हुआ है कि साल में एक दफा बीमार होना, साल में 6 दफा 7 दफा 8 दफा बीमार होने के नॉर्म में कन्वर्ट हो गया है? कुछ तो खतरनाक हुआ है हमारे साथ। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर आपने आज तवज्जो नहीं दी, आज कनेक्शन फील नहीं किया, तो इट इज हाईली एक्सपेक्टेड कि अगले 15-20 साल, 50 साल या 30 साल बाद कोई ऐसा वक्त ना आ जाए कि हर 15 साल बाद डॉक्टर को दिखाना, 10 दिन बाद डॉक्टर को दिखाना नॉर्म बन जाए, और डॉक्टर बोले खैर है यार 10-15 दिन में बीमार हो रहा है, 2-3 दिन तो ठीक रहता है ना आपका बच्चा। हो सकता है, अभी लग रहा है, इट साउंड्स वेरी एब्सर्ड, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आज से 25-30 साल पहले मंथली बीमार होने को बीमारी समझा जाता था, 2 महीने बाद आजकल ये नॉर्म है। There is something happening. Everybody is a stakeholder. We are, as a consumer, NGOs, business and corporation, communities, we are a part of the community and government agencies. Everybody is a stakeholder. हर बंदे को अपना ना, आपने SDGs का नाम सुना होगा. I'm sure you are very familiar with the SDGs. Sustainable Developmental Goals. ये 2016 के एंड में जो है वो पब्लिश हुए हैं, एंड नाउ दिस इज अ रोड मैप फॉर द कमिंग वर्ल्ड। इस वक्त दुनिया इन एसडीजीज के गिर्द घूम रही है, और अगर आप जाएं किसी भी बड़ी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, एसडीजीज का नाम होता है, एसडीजीज पे बात होती है, हर सिंगल एक्टिविटी एसडीजीज में जो है वो फोकस है। हम क्योंकि एकेडमिया के लोग हैं, वो भी एक एसडीजी का पार्ट है। आप देखिएगा, आपको नजर आ जाएगा। कैन यू गेस कौन सा पार्ट होगा एसडीजी? एसडीजी नंबर, सॉरी, कौन सा एसडीजी है जो एकेडमी में? जी, 4। The fourth one is the quality. I don't know the visibility. I'm sorry. This is the maximum I could do for you. ये क्वालिटी नंबर, जो क्वालिटी एजुकेशन। अच्छा, ये एसडीजीज जो है, अगर आप इनको कभी आराम से देखेंगे, मैं 1-2 पढ़ लेता हूँ आपके लिए। नो पॉवर्टी, हीरो हंगर, good health and well-being, quality education, then on 12th, responsible consumption and production. Acha, I run a consultancy firm which is basically focusing on sustainability and issues related with the sustainability. तो मैं trainings, workshops वगैरह करवाता हूँ। तो मेरा जो main focus है वो 12th पे I focus a lot, क्योंकि इस वक्त एक बहुत important किरदार है corporate sector का, because they consume in bulk. अच्छा, अकेडमिया क्या कर सकती है सस्टेनेबिलिटी पे? नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस? यू हैव टू इनकलकेट द डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन द फैकल्टी, एंड देन लेटर ऑन इट विल बी कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट्स। देखिए, इस वक्त बहुत ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो ये 17 एसडीजीज को समझते हो, जानते हो, इससे लिंक फील करते हो और इसको डेसिमिनेट करना चाहते हो। अगर प्लैनेट को नुकसान होगा तो आपको पता है किसका नुकसान होगा? आपको क्या लगता है, प्लैनेट का नुकसान होगा या जो लोग रह रहे हैं उसका नुकसान होगा? हमारा नुकसान होगा। अगर प्लैनेट, लोग कहते हैं प्लैनेट तबाह हो जाएगा, प्लैनेट नहीं जाएगा जी। अगर मैं आपसे पूछूं, एनी आइडिया कि इस वक्त प्लैनेट की लाइफ क्या होगी? इस वक्त जो जमीन है उसकी क्या लाइफ है? कोई आइडिया? एनी मेयर गेस विदाउट गूगलिंग इट? कोई आइडिया? ऐसी कोई नंबर बोले, कितने साल पुरानी है ये जमीन? बिलियंस ऑफ ईयर, बिलियंस ऑफ ईयर। ये 20-25 हजार साल पुरानी नहीं है, 50,000 साल पुरानी नहीं है। आप जियोलॉजी के टीचर्स से या पर्सन से मिलेंगे तो वो आपको बड़े मजे की एक बात कहते हैं, 25,000 साल, 20,000 साल जो है ना, ये एक दिन के बराबर होता है जियोलॉजी की उसमें, और 2,000 साल, 1,000 साल ये कुछ मिनट्स के बराबर है। इतनी तो मिलियंस और बिलियंस ईयर जो है इसकी जमीन की लाइफ है। तो पता नहीं कौन सी मखलूकात यहाँ रह के गई हैं,
फॉसिल कैसे बनते हैं, ये पूरी साइंस है, मैं भी उस पर नहीं जा रहा डिटेल में। इसका मतलब ये, अगर प्लैनेट को कोई नुकसान हुआ ना तो प्लैनेट कहीं नहीं जाएगा, हम जाएंगे। तो अगर ये जो डिग्रेडेशन हम सुन रहे हैं तो आप अंदाजा लगा लें कि क्या हाल होने वाला है। मैं आपको एक छोटा सा, आपने ग्लोबल वार्मिंग का लफ्ज सुना है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द वर्कशॉप, लेकिन मैं नंबर आपसे शेयर करता हूं। लेट सपोज दुनिया का जो पानी है उसको अगर मैं जस्ट टू मेक इट वेरी सिंपल बॉल्स में कन्वर्ट करूं, तो समझो 10,000 बॉल्स अगर पानी है तो उनमें से 9,700 बॉल्स जो हैं वो खारा पानी है, समंदर का पानी है। तो पूरी दुनिया में जितना भी पानी है, अगर वो 10,000 बॉल्स हैं, छोटी छोटी कंचे कह लें, अगर 10,000 कंचे हैं तो सिर्फ 300 कंचे ऐसे हैं जो मीठे पानी में। और मजे की बात ये, उन 300 कंचों में से 210 बॉल्स आर इन अ फॉर्म ऑफ ग्लेशियर। अच्छा, मजे की बात ये, जितना पानी, पोर्टेबल पानी जो हम पीते हैं, नदी में दरिया में बह रहा है, वो सिर्फ 1 से 1.5 कंचे के बराबर है जो बह रहा है मेरे और आपके पास एक्सेस में। अब आप सोचें, अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो ग्लेशियर पिघलेंगे, ये एग्रीड है ना आप? एवोपरेशन तेज होगी, बारिशें बढ़ेंगी, ग्लेशियर पिघलेंगे। अगर वो 1.5 कंचा बढ़ के सिर्फ डबल हो जाए, 3 कंचे या 3 बॉल्स में कन्वर्ट हो जाए, तो हर दरिया बाहर आ जाएगा, हर नदी डबल हो जाएगी। तो आप अंदाजा लगाएं जी, आपको अभी, क्योंकि ये लोग इसको बड़ा लाइटली लेते हैं, मैं आपको नंबर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हाउ हाउ हॉरिबल इट वुड बी कि हर दरिया बाहर आ चुका हो, आपकी लिविंग खत्म हो जाएगी, आपकी जमीन खत्म हो जाएगी, आपकी ज़राअत खत्म हो जाएगी, अगर आपने ग्लोबल वार्मिंग को वो कंट्रोल नहीं किया। पेरिस अकॉर्ड बड़ा मशहूर, सुना है आपने पेरिस अकॉर्ड, ठीक है? इस वक्त टारगेट क्या है, मैं आपको एक वन लाइनर सिंगल अल्फाजों में बता रहा हूं। टारगेट ये है जी कि जो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, आज से 200-250 साल पहले बर्मिंघम से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई है, ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा। उस वक्त जो जमीन का दर्जा हरारत था ना, जिसको हम टेम्परेचर कहते हैं, वो 2050 तक सिर्फ 2 डिग्री के अंदर रहे इंक्रीज में। यानी फॉर एग्जाम्पल एवरेज अगर उस वक्त 32 था तो अब 34 के अंदर है, सिर्फ 2 डिग्री के अंदर रहना। ये पूरी दुनिया का फोकस सिर्फ एक है कि 2050 तक जो दुनिया का एवरेज टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से ऊपर ना बढ़े। इट इज हाईली एक्सपेक्टेड कि 3 से अबव चला जाए। अगर वो 3 से अबव गया तो इट वुड बी वेरी हॉरेबल सिचुएशन फॉर द प्लैनेट। तो पूरी दुनिया की ये जितनी आप बातें सुनते हैं ना, जितने आप सस्टेनेबिलिटी के तमाम एक्टिविटीज देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ये जो भी सुन रहे हैं, पेरिस अकॉर्ड ये बताता है जी, वन लाइनर बड़े आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, वो ये बताता है कि आपने टेम्परेचर को 2 डिग्री के अंदर रखना है। दिस इज द प्राइम टारगेट। तो एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग। अच्छा, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, वो बोलते हैं जी अब मुश्किल है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, लेट्स बी होपफुल। तो इट वुड बी वेरी क्लोज कॉल कि पूरी दुनिया मिल के एफर्ट करे, तो जब जाके आप इसमें कुछ बेहतरी ला सकते हैं। नाउ व्हाट आर द मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स? इसमें बहुत सारी चीजें आपको पता होंगी। एयर पॉल्यूशन, then we have a waste management issue, ozone depletion, deforestation, loss of biodiversity, environmental degradation। मैं थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एयर पॉल्यूशन, देखिए, एयर पॉल्यूशन की जो सबसे बड़ी अच्छी या बुरी बात है ना, इसकी कोई सरहद नहीं होती। मैं अभी कुछ दिन पहले एक इलाके से, आई यूज्ड टू लिव इन एरिया, तो मैं, मेरी अब सिस्टर रहती है, छोटी बहन रहती है, आई वाज देयर, तो आई सॉ अ मैन and he was standing, and his daughter was standing there। उन साहब ने क्या किया, अपनी बेटी जो होगी 16-17 साल की, देखिए पेरेंट्स है ना रोल मॉडल होते हैं। अब वो रोल मॉडलिंग कितनी खराब कर रहा है वो बताना चाह रहा हूं। और बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस उसने क्या किया, अपनी बेटी के साथ मिलके बहुत सारा कचरा जमा किया हुआ था, एंड ही वॉज ट्राइंग टू बर्न इट। अच्छा, उन साहब से अगर, मैंने खैर पूछा नहीं उनसे क्योंकि मुझे पता था वो क्या कहेंगे, आइडिया है मुझे, लेकिन अगर उनसे कोई पूछे तो वो नेकी का काम कर रहे हैं, उनका जवाब ये होता कि यार कचरा जला के खत्म कर रहा हूं।
हालांकि वो इग्नोरेंस में शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो एक डोमेस्टिक छोटा सा इशू था जिसको कोई भी दम कर सकता था, उन्होंने इसको जला के एक इंटरनेशनल पॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया, एयर पॉल्यूशन में। बिकॉज ऑफ द ही इज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हाउ टू डू अ वेस्ट मैनेजमेंट। और यकीन करें उसमें से 70% कचरा ऑर्गेनिक था। ऑर्गेनिक का क्या होता है जी, जो नेचुरल होता है, दरख्तों के पत्ते, ये वो मल्चिंग करके वैसे ही खत्म हो जाने थे। प्लास्टिक वगैरह को आप अलग कर सकते हैं, एंड ही वाज बर्निंग इट। अच्छा, नुकसान का मसला चलो ठीक है, मजे की बात ये वो सवाब समझ के कर रहा था। दिस इज द हॉरिबल पार्ट ऑफ इट। ही वाज वर्किंग एज अ रोल मॉडल फॉर हिज डॉटर, और माइट बी अगर उस लड़की को कभी जिंदगी में मौका ना मिले तो शी इज गोइंग टू फॉलो दैट प्रोसीजर। अकेडमिया की जिम्मेदारी है जी, हम सब यहाँ बैठे हैं, मैं खुद अकेडमिया का हिस्सा रहा हूँ अभी भी। हमारी सबकी जिम्मेदारी है, हमें एज अ टीचर, एज एकेडमिशियन हमें ये रोल अदा करना है। हमें ये समझना है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। ठीक है, ये जब एयर पॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा, आप देखिए 60% लोग एलर्जी का शिकार हो गए हैं। सांस का मसला, एस्थमेटिक, बच्चे बच्चे आजकल एस्थमेटिक हो रहे हैं जिनके घर में कोई स्मोकिंग नहीं करता, उन बच्चों को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है ना। दे समथिंग आपने, मैं अपने बचपन में लाहौर वगैरह जाता था तो हम ये कहते थे कि पंजाब की आबो है और मज़ा आता है जबरदस्त। ठीक है, वी ऑलवेज फेल्ट गुड वेन एवर वी वर देयर। इस वक्त स्मॉग जो है अजाब हुआ है लाहौर के लिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स में AQI में इस्लामाबाद और लाहौर कई दफा नंबर 1 पे रहे लास्ट ईयर। साथ में दिल्ली था आपके। एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त वर्ल्ड वाइड होता है, ये पाकिस्तान या कोई लोकल नहीं है जी, डोमेस्टिक नहीं है, उसमें पाकिस्तान नंबर 1 पे था। ठीक है, आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त क्या हाल हुआ है हमारा, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। कनेक्शन नहीं है, ये प्रॉब्लम आ रही है। देन वी हैव ओजोन डिप्लीशन, डिफॉरेस्टेशन। ना दिस इज अ बिग इशू। दरख्त इतनी तेजी से कट रहे हैं। अच्छा, सस्टेनेबिलिटी का देखिए, एक मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। हम सब बायोलॉजिकल रीजन की वजह से जैसे ही पैदा होते हैं ना, ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं, और क्या क्या चीज एक्सेल कर रहे होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। मैं आपको एटमॉस्फेयर का थोड़ा सा ना एक वो बताता हूँ। 70% शायद 79%, पार्डन मी, कि वो नाइट्रोजन है, 20% ऑक्सीजन है हवा में। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कितनी होती है टोटल एटमॉस्फेयर में? इट्स जस्ट 0.4%। आधे परसेंट से भी कम है कार्बन डाइऑक्साइड पूरी एटमॉस्फेयर में। हम जितनी एक्टिविटी कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमने देखा है, लाइफ स्टाइल ऊपर आ गई है, बाहर गर्मी है अंदर ठंड है, मजे आ रहे हैं, ठीक है, लाइट है, हर चीज है। इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन। वो वैल्यू डिस्टर्ब हो रही है। नेचर ने एक तवाजुन दिया है 0.4 रख के कि ये 1%, आधे परसेंट से कम होनी चाहिए। हमारी एक्टिविटी जनरेट कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड। उसका हल क्या है? बहुत आसान हल है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने से रोक नहीं सकते तो दरख्त लगा के ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज एब्जॉर्ब बाय बाय अ ट्री। एक हेल्दी ट्री जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो ऑक्सीजन को बाहर फेंकेगा। तो आप बेसिकली मिटिगेट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सस्टेनेबल लाइफ गुजारें तो अपने जाने से पहले, आई एम श्योर आप समझ होंगे मैं जाने का क्या मतलब कह रहा हूं, आप जाने से पहले कम से कम इतने दरख्त लगा जाएं कि आपने जो 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 कंट्रीब्यूट किया कार्बन डाइऑक्साइड में वो कहीं ना कहीं मिटिगेट हो जाए। ओके जी, ना कार्बन फुटप्रिंट। हर सिंगल एक्टिविटी विच वी आर डूइंग इज क्रिएटिंग अ कार्बन डाइऑक्साइड। वो हमारा कार्बन फुटप्रिंट है। मैं इस पर ज्यादा भी बात नहीं कर रहा। एक एवरेज जो है वो इंसान का कार्बन फुटप्रिंट जो है 7,000 से 10,000 kg है। ठीक है, यानी इसका मतलब है हम साल में 7 से 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड अगर पैदा कर रहे हैं तो हम एक एवरेज लाइफ गुजार रहे हैं। ओके, जो अबव है वो ग्रेटर देन 10,000। अच्छा, इसमें अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे, अब अमेरिका को ढूंढेंगे ना, अमेरिका का एवरेज ज्यादा है।
अमेरिका का एवरेज ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका इज अ बिग कंट्री, वहां पे लोग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम है वहां पे और इफेक्टिव नहीं है। यूरोपियन मार्केट में, यूरोपियन कंट्रीज आर स्मॉल, एरिया वाइज बड़े स्मॉल है, कंजेस्टेड हैं, छोटे छोटे मुल्क हैं ये, तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको बहुत इफेक्टिव मिलेगी। लोग गाड़ियां पार्क करके नॉर्मली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज्यादा घूमना पसंद करते हैं, वहां पे बड़ा जबरदस्त पैदल चलना पसंद करते हैं। अमेरिका इज वे डिफरेंट। अमेरिका में बहुत मुझे याद है, अभी मैं न्यूयॉर्क से सिलिकॉन वैली, मेरी जब मैं अभी गया था लास्ट अगस्त में एक कॉन्फ्रेंस, एक वर्कशॉप अटेंड करने, तो सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को में, तो न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को फ्लाइट तकरीबन 7.5 घंटे की थी। यहाँ से अगर हम फ्लाई करते हैं तो 6 घंटे में टर्की पहुंच जाते हैं, 7वें घंटे में हम यूरोप में एंटर हो चुके होते हैं। तो विद इन अमेरिका इतना बड़ा है कि पूरा मिडिल ईस्ट क्रॉस करके टर्की वगैरह निकाल के यूरोप चले जाओ, इतना बड़ा विद इन अमेरिका ट्रैवलिंग है। तो वहां पे लोग गाड़ियां ज्यादा चलाते हैं, गाड़ियों की बगैर, इफ यू डोंट हैव अ कार तो यूएस यूजलेस है। तो उसकी वजह से वहां पे कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा मिलेगा। ओके, हर वो एक्टिविटी जिसमें फॉसिल इस्तेमाल हो रहा है या बैक एंड पे फॉसिल इस्तेमाल हो रहा है, फॉसिल फ्यूल, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर रही है। इस वक्त हम इस रूम में बैठे हैं, यहाँ एसी चल रहे हैं, लाइट चल रही है, तमाम सेटअप जो चल रहा है, इस पूरी एक्टिविटी का भी एक कार्बन फुटप्रिंट है। मैं इस टाइप की ट्रेनिंग्स करवाता हूँ, वर्कशॉप्स करवाता हूँ, जहाँ पे कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप, वरना एक आइडिया हो जाता है। इट्स वेरी इजी टू हैव अ गुड आइडिया कि व्हाट इज योर डेली कार्बन फुटप्रिंट। अगर आपको ये पता चल जाए कि लेट सपोज आप बाइक पे आते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल थोड़ी सी छोटी सी बेसिक कैलकुलेशन के बाद ये बता दूंगा कि आपका डेली कार्बन फुटप्रिंट कितना है। आप महीने का कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेंगे, आप एयर का निकाल लेंगे, अपना, अपने घर का, फैमिली का, उसके अगेंस्ट मैं आपको ये कैलकुलेशन करके बता सकता हूँ। इस टाइप की कंसल्टेंसी वगैरह हम करवाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ करते, कि हम बता सकते हैं कि जी इतने दरख्त लगा दोगे तो तुम मिटिगेट कर दोगे जीरो पे। आपने सुना होगा जीरो कार्बन, सुना है जीरो कार्बन? व्हाट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट? जीरो कार्बन इकोनॉमी क्या है? जीरो कार्बन इकोनॉमी का मतलब ये है कि आप जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हो, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करवा रहे हो। कार्बन क्रेडिट मार्केट का नाम सुना है आपने? सुना तो जरूर होगा, कार्बन क्रेडिट। इस वक्त, अच्छा, इस वक्त ना दुनिया बड़े बड़े डिफरेंट पैराडाइम में घूम रही है भाई। और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये ड्राइविंग फोर्स है। इस वक्त आप इंटरनेट पे जाके ढूंढे, दुनिया इन चीजों के पीछे घूम रही है और आगे दुनिया इन्हीं चीजों पे चलेगी। तो इफ यू आर नॉट रिलेटेड विद दो चीजें जी, मैं सिलिकॉन वैली गया तो हमारी यूसी बर्कले में वर्कशॉप थी 11 दिन की, स्टैनफोर्ड भी जाना हुआ हमारा। वहां पे दो चीजें मैंने सीखी, सिर्फ दो चीजें सीखी। पहली चीज ये थी कि अगर आप रेलिवेंट नहीं है तो लोग आपको भूल जाएंगे। तो लाइफ में रेलिवेंट होना सीखें। अगर आप रेलिवेंट नहीं रहे तो कितने भी बड़े ओहदे पे होंगे, कितने भी पैसे वाले होंगे, लोग आपको इग्नोर कर देंगे। रेलिवेंसी इज रिक्वायर्ड। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप दुनिया में रेलिवेंट रहें। दूसरी जो चीज मैंने सीखी वो ये थी कि अगले 10 से 15 साल से दो जो है ना वो स्ट्रीम्स पे चलेंगे। एक है एआई और दूसरा है सस्टेनेबिलिटी। अगर आप इन दोनों स्ट्रीम्स को कॉम्बो यूज कर सकते हैं तो यू विल बी द मोस्ट रेलिवेंट पर्सन फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। अगर नहीं तो कम से कम एक डोमेन में जरूर काम करें, अदरवाइज अगले 10 साल बाद आप दुनिया के लिए इररेलेवेंट हो चुके होंगे। स्किल्स सेट चेंज करना जरूरी है। अभी जैसे डॉक्टर साहब, डॉक्टर काशिफ आपको बता रहे थे, दे आर डूइंग, ही इज डूइंग अ लॉट। उसकी वजह ये है कि आई नो हिम पर्सनली, सर के साथ काफ़ी ताल्लुक है पुराना, 15-16 साल से हम साथ हैं। तो उनका ये ज़ाती ख्याल है कि यार मैं अपनी फैकल्टी, अपने स्टूडेंट्स को रेलिवेंट रखूं, वरना अदरवाइज ऑब्सलीट होने वाली है बहुत कुछ। मैं एग्जाम्पल देता हूँ ऑब्सलेट्स की। आपको याद होगा, हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं जो अपने नौजवानी में या बचपन में सुनते थे जावा कर लो यार, जिंदगी सुकून में है। और उस वक्त जिसने जावा कर लिया बहुत सुकून में आई, लेकिन आज 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही सिर्फ जावा पे। फिर ऑरेकल आया था, उस दौर में लोगों ने 50-50 हजार की जॉब की, जब 3,000-4,000 की नौकरी मुश्किल थी। लेकिन आज दे आर नो वेयर, इररेलिवेंट हो गए वो। अगर उन्होंने अपडेट नहीं किया तो इररेलिवेंट है।
और थोड़ी पुरानी बात करूँ, एक वक्त स्टेनोटाइपिस्ट की बड़ी वो होती थी, मांग होती थी। आई एम श्योर कुछ लोगों को याद हो यहाँ पे, शायद कुछ लोगों को नहीं। टाइपिस्ट की, शॉर्ट हैंड की, लोग कहते थे शॉर्ट हैंड सीख लो, टाइपिंग सीख लो। आज ऐसे बंदे को 5,000 की कोई नौकरी नहीं देगा जिसको टाइपिंग आती हो खाली या शॉर्ट हैंड आती हो। स्किल्स चेंज हो गई हैं, यू नीड टू बी वेरी अपडेटेड। ठीक है, मैं भी आता हूं ग्रीन स्किल्स पे। अब आगे जो मैंने बात करनी है, देखिए एक रूल है 60-60-15। ओके, देखिए 60-15 रूल क्या है? 80-20 आपने सुना होगा, हम बिजनेस में पढ़ाते हैं, मैनेजमेंट में भी 80-20 रूल बड़ा मशहूर है। ये है 60-15। ये इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ अपने दिन में अगर 100 काम करते हैं, सिर्फ 15 कामों को फोकस कर लें, आपका 60% कार्बन फुटप्रिंट नीचे चला जाएगा। सिर्फ 15 काम बस, यानी 15 जो काम है वो प्राइम कंट्रीब्यूटर हैं टुवर्ड्स योर पॉल्यूशन, टुवर्ड्स योर कार्बन फुटप्रिंट और टुवर्ड्स इन्वायरमेंटल इश्यूज। व्हाट आर दे? ये बिग 5 एलिमेंट्स कहलाते हैं। दी 5 एलिमेंट्स इन अ रूम: इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, गैसोलीन, पेट्रोल, फ्लाइंग एंड फूड। इस वक्त आपने देखा होगा ऑर्गेनिक फूड का बड़ा चर्चा है। ऑर्गेनिक फूड बड़ा महंगा मिल रहा है इस वक्त। अगर चिकन, मुझे नहीं पता इस वक्त, मैं चिकन इसे शौक से नहीं खाता, चिकन शायद 500 रुपए किलो होगी, तो देसी मुर्गी 10,000 रुपए किलो होगी, तो जो ऑर्गेनिक चिकन है वो 1,800 रुपए किलो होगी। ये रेशियो है, इतना फर्क है। अब अगर आपसे मैं पूछूं, किसी को आइडिया ऑर्गेनिक चिकन को आसान लफ्जों में क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक चिकन, देसी। वो तो देसी हो गई सर, वो है शुद्ध देसी। सही कहा आपने, मैं उसको कहता हूं शुद्ध देसी। एक है देसी, एक है शुद्ध देसी। अब शुद्ध देसी क्या है? आपकी नानी दादियों ने ये काम किया होगा, आपने बचपन में देखा होगा कि सहन में एक वो चूजा होता था, वो 2-3 चूजे उन्होंने पाले हुए, वो कुछ काम कर रहे हैं, उन्होंने 2 दाने दाल के डाल दिए, 2 ये घर की हर चीज, कभी गोश्त डाल दिया, ठीक है, और ये खा के वो मुर्गा बड़ा या मुर्गी बड़ी हो जाती थी। ये है शुद्ध देसी, विद नो स्पेसिफिक फीड। अब वो जो हमारी नानी दादी फ्री में हमें खिलाते थे, ठीक है, वो आप देख लें जी, वो चिकन जो है वो 1,800 रुपए तक पहुंचा दिया उन्होंने, 1,600। मैंने एक रेशियो, मुझे पैसे नहीं पता एग्जैक्टली, मैं रेशियो वाइज बात कर रहा हूँ कि अगर आम चिकन 500 है तो देसी आपको 1,000-1,100 मिलेगी, और ऑर्गेनिक जो है वो 1,800 रुपए की होगी। ये वो चिकन है जो हम घर में फ्री में कभी दौर में नाना नानी दादा दादी के साथ बैठ के खाते थे। तो अगेन, फ्लाइंग डेफिनेटली इसका एक अपना कार्बन फुटप्रिंट है, जहाज जाता है उसकी एक अपनी इन्वायरमेंटल कॉस्ट है। ओके, बताना क्या चाह रहा हूं, जितने डिसीजंस है ना आपके, उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट के अलावा एनवायरमेंटल कॉस्ट को सोचना शुरू करें। मैं एग्जांपल देता हूं, अक्सर लोग हाइब्रिड कार को जब देखते हैं, हाइब्रिड के अब तो चले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए ना, इलेक्ट्रिक पे डायरेक्ट बात करते हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को देख रहे हैं और एक कन्वेंशनल गाड़ी को देख रहे हैं जो पेट्रोल पे चल रही है। तो देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाते हैं और आप बहुत सारे लोग उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी देखते हैं तो कहते हैं यार 4 साल बाद जाके ना ये मेक और बाय सेम हो जाएगा, यानी ये ले लो यार, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। लेकिन अगर आप इन्वायरमेंटल कॉस्ट देखेंगे ना, बिलीव मी, इन अ 2 years टाइम जो इलेक्ट्रिक कार है इट्स वेरी चीप। आई एम यूजिंग द वर्ड चीप, नॉट इनएक्सपेंसिव, यानी और काफी कम पे आपको फील होगी। वजह क्या है? हम इन्वायरमेंटल कॉस्ट दिमाग में नहीं रखते, वी हैव नो आइडिया ऑफ इन्वायरमेंट। तो अपने जितने भी अब डिसीजंस है ना, उसमें इन्वायरमेंटल कॉस्ट को थोड़ा सा फोकस करें। अगर आपने एक दफा ये दिमाग में बिठा लिया कि आपके जो भी फैसले हैं दे हैव अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, तो डेफिनेटली आपकी डिसीजन मेकिंग पॉजिटिव हो जाएगी टूवर्ड्स इन्वायरमेंट। जी, ना व्हाट टू डू, एक अहम सवाल है, क्या करें? अच्छा, यहां से ना स्ट्रीम चेंज हो जाती है, यहां से मैं बहुत सारी चीजें कराता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एक हमारी ट्रेनिंग होती है, एक है जी रिड्यूस योर कार्बन फुटप्रिंट। आज मैं आपसे थोड़ी डिफरेंट बात करूंगा ना, ग्रीन स्किल्स, क्योंकि आप सब इंटेलेक्चुअल्स हैं, आई एम टॉकिंग टू इंटेलेक्चुअल्स, तो आई टॉक डिफरेंट, यू नो। वी नीड टू इनकलकेट द ग्रीन स्किल्स। अच्छा, आप ग्रीन स्किल्स ढूंढेंगे तो बहुत मिलेंगी, कहीं कहीं 15 लिखी हुई होंगी, कहीं 10 लिखी हुई होंगी, कहीं और ज्यादा भी लिखी होंगी। आई जस्ट सिलेक्टेड 5 or 6।
मैक्सिमम। और मैं थोड़ा सा उसको लिंक करूंगा, यू नीड टू गेट इनटू दीज ग्रीन स्किल्स। खुद भी आना है आपने इसमें, और अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन आप तैयार करें। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मसला ये है कि हम अच्छा खुद नहीं पढ़ा रहे तो हमारे बच्चों को भी वही लोग पढ़ा रहे हैं। इसमें एक बड़ी, आप किसी से लतीफ़ा है, आई एम श्योर लतीफ़ा ही होगा, कि एक साहब जो है उनसे दूसरे साहब पूछते हैं, यार व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट ऑन योर एचआर, इनकी ट्रेनिंग क्यों नहीं करवाते? तो कहेंगे यार मैं ये हैं सब निकम्मे। तो कहा हाँ यार ट्रेनिंग तो मैं करवा दूँ, लेकिन ट्रेनिंग करवाऊंगा तो ये भाग जाएंगे। तो कहेंगे ये सोचो कि अगर तुमने इनकी ट्रेनिंग नहीं करवाई और ये यहीं रुके रहे, ये ज़्यादा खतरनाक बात है कि आप किसी निकम्मे की ट्रेनिंग ना करवाएं। तो अगर मैंने खुद ट्रेनिंग्स के थ्रू बहुत कुछ सीखा, जब भी चाहे वो मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा या मैंने अपने ऊपर खुद पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है, ट्रेनिंग्स आपको ओरिएंटेशन देती हैं, आपका विजन क्लियर करती हैं। वी नीड टू नो कि व्हाट आर द ग्रीन स्किल्स, व्हाट स्किल सेट्स आर रिक्वायर्ड। मैं कुछ बताता हूं आपको। द क्रिटिकल सिस्टम्स एंड नेचर सेंट्रिक थिंकिंग। ओके, पहली चीज आपको समझनी है एज ए इंडिविजुअल और एज अ प्रोफेशनल, वो ये है कि द वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड। द वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड। कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं हो रही। आपको ये चीज बहुत, जो आपने जो भी सोचना है उसमें नेचर को सेंटर में रखना है। इफ एनीथिंग, अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ जी, अगर आप लेट सपोज कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ, एक गाड़ी बना लें जो बहुत सस्ती बन जाए, और आप सस्ती बेचेंगे तो वो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल है, बाहर क्या कहा हाँ भाई सस्ती है, अच्छा ठीक है जी। कंपनी उसमें मार्जिन रख ले, प्रॉफिटेबल हो, सस्ते में बना रहे हैं, थोड़ा अच्छा प्रॉफिट, कंपनी को फायदा भी हो रहा है, तो दो स्टेक होल्डर फायदे में है। लेकिन उस गाड़ी का प्रॉब्लम ये है कि उसकी कार्बन एमिशन बहुत हाई है, वो धुआं छोड़ती है। क्या ऐसी गाड़ी आज के दिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में, हालांकि हम इतना फॉलो नहीं करते, पाकिस्तान जैसे मुल्क में चल सकती है अगर गाड़ी धुआं छोड़ती हो? पूछा आपसे जी, अब ख्याल में चल सकती है? चलेंगे, चलेंगे। हम्म, हम्म, ठीक है, ठीक। सर आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है सर? डॉक्टर शफीक। सर ठीक है, आप जो बात करें टेक्निकली बिल्कुल सही होगी, मैं उस पर मैं सवाल को रिफ्रेश करता हूँ। क्या कोई गाड़ी जो धुआं छोड़ रही हो विजिबली, क्या सड़क पे चल सकती है आज पाकिस्तान में? जवाब है नहीं। आप देखिएगा, आप, अच्छा पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ क्या है वो तो आप सबको पता है, मुझे भी पता है, आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीवन, लेकिन आप यू विल बी सरप्राइज कि अगर आपकी गाड़ी धुआं छोड़ रही है, धुआं छोड़ रही है विजिबली, तो आपकी गाड़ी रोड पे लंबे अरसे नहीं चल पाएगी, ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं। आप देखिएगा इस वक्त, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले हम देखते थे कि हर हर 8वीं 9वीं गाड़ी जो है ऐसा लगता था कि मच्छर मारने का ठेका इनको दिया हुआ है, कुछ महीने महीने 2-2 3-3 महीने चलाते थे। अब नजर नहीं आएंगे आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेट हुआ हुआ है कि ये बहुत हार्मफुल है। देखिए हम बहुत सारी जगहों पे ना इंटरनेशनली वॉच डॉग्स के जो है वो उसमें है, अंडर सुपरविजन है। वी हैव टू शो द कंप्लाइंस, वी हैव टू शो द कंप्लाइंस। इस वक्त किसी भी मुआशरे में कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ना हो विजिबली, आप जो बात टेक्निकली कर रहे हैं बिल्कुल जी, वो मैं समझता हूँ, आप जो कह रहे हैं कि उसका कार्बन एमिशन ज्यादा होगा, नजर नहीं आ रहा होगा, वो बहुत सारी, क्योंकि इंटरनेशनली तो ये होता है कि जैसे उनको पता चलता है वो रिकॉल करते हैं, वापस आ जाती है। यूरोप में बड़े एग्जाम्पल्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं अपनी जो है वो चीजें वापस ली हैं और उनको बड़ा नुकसान भी हुआ है जी। हम्म। सही कह रहे हैं। हम्म, हम्म, थोड़ा सा बेहतर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल आई एग्री। अच्छा अभी भी बेहतर नहीं, अच्छा आपने बात की तो मैं इसको थोड़ा सा एक दो लफ्ज और भी बोल दे रहा हूँ। कराची इज वन ऑफ द सिटी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है,
लेकिन हमारे यहाँ मास ट्रांजिट नहीं है, फिर बात कहीं और चली जाएगी। हालांकि आप देखिए ये बैंकॉक का मॉडल है ना, ये छोटे चिंची रिक्शा वगैरह ये बैंकॉक वगैरह जैसे शहरों में चलते हैं। कराची जितना बड़ा शहर है, यहाँ तो मास ट्रांजिट होनी चाहिए, प्रॉपर मास ट्रांजिट। ठीक है, आप बड़े शहरों में जब दुनिया के घूमेंगे तो यू विल सी कि दे हैव अ प्रॉपर मास ट्रांजिट, और यहाँ पे वो मास ट्रांजिट नहीं है। उसके मुख्तलिफ रीजन है, हम उस पर नहीं जाते। ओके जी, सिस्टम को रीडिजाइन करना पड़ेगा हर तरीके से। मुझे पता है ये ऑलरेडी लेट हो गया, इट्स अ लंच टाइम। मैं 5-7 मिनट में इसको कोशिश करता हूँ थोड़ा सा आगे। ओके, नेचर कनेक्टिविटी यू हैव टू। अच्छा, ये बाकायदा स्किल्स हैं, आपको ये समझना है। पहले वाले में मैंने बताया कि जी नेचर सेंट्रिक होना है, नेचर के साथ कनेक्टिविटी चाहिए। अगेन आपको ऐसे लोगों को, नेक्स्ट जनरेशन को ऐसे परवान चढ़ाना है वो नेचर से कनेक्टिविटी फील कर रहे हो। ओके, रेसिप्रोसिटी का मतलब ये है कि आपको ये फील करना है कि यार नेचर हमें कुछ दे रही है, तो आपने सिर्फ यूजर नहीं रहना, आपने कंट्रीब्यूटर बनना है। जहां जहां हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये विजन बहुत कम लोगों के पास है कि वी कैन कंट्रीब्यूट टू द नेचर। अगेन ये एक स्किल है, आपको सिखानी पड़ेगी लोगों को यूनिवर्सिटी लेवल पे। ठीक है, देन नेचर सेंट्रलिटी, अगेन वही बात कि अगर आप नेचर को बीच में नहीं रखेंगे, जितनी भी डिसीजंस हैं, आप मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अगर आप प्रिंट आउट निकालने के शौकीन हैं, बहुत से लोग हैं, दे टेक अ प्रिंट आउट, वो अपने जो भी इनके सबऑर्डिनेट उनको प्रिंट आउट लेकर आओ, उनको एक पेज चाहिए होता है। वो बोलते हैं सर कौन सा पेज, बोलते पूरी रिपोर्ट ले आओ। 7 पेज की रिपोर्ट आ गई, चाहिए एक पेज, पता है उनको, बट ही इज नॉट फोकस्ड, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है, वो उसको अपनी कन्वीनियंस देखनी है। अच्छा, अपनी कन्वीनियंस के चक्कर में उसे 6 पेपर दाया कर दिए। अच्छा, मजे की बात है, रिसाइकिल भी नहीं करते। ये हैंडबैग की मीटिंग्स और ये इस टाइप की जो वो होते हैं, आप देखें, मैं खुद भी एकेडमी का हिस्सा रहा हूं, तो हैंडबैग वाले आ रहे होते हैं, आप पूरे जहाज के जहाज बना के रखे होते हैं, क्योंकि पता नहीं वो क्या मांग लें। अब वो, अच्छा वो पता नहीं क्या, मैं सिर्फ 2 पेज मांगते हैं आपसे। उस 2 पेज की प्रिपरेशन के लिए आप कम से कम 2500 पेज प्रिंट आउट निकाल के रखते हैं। Now this is when you are not connected with the nature। देखिए, हर दरख्त हर पेज किसी एक सेहतमंद दरख्त के तने का हिस्सा होता है। साइडें तो फेंक देते हैं, वो बीच का जो गूदा होता है उससे जो है पेपर बनता है, रेशा उससे निकलता है। वो जितना लंबा दरख्त होगा उतना अच्छा पेपर बनेगा। आप अंदाजा लगाएं, 10-15 साल में एक दरख्त जवान होता है। मैं जब किसी दरख्त को इस तरह करते हुए देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हम कराची में जवान किसी को मरते हुए देखते हैं। फॉर मी आई हैव द सेम फीलिंग, क्योंकि उसको भी 10-15 साल लगे होते, पानी दे के, खाद दे के, नेचर ने बड़े तरीके से उठाया होता है, और आप यूं करके काट देते हैं। ठीक है, चले प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल हार्ड स्किल्स। देखिए जी, हमें ऐसी एक्सपर्ट लोग चाहिए जो रीजनरेटिव प्रैक्टिसेस के हामिल हों। ये हमारा शायद मेन डोमेन ना हो। आपके एनएडी के जो लोग हैं, जो दाऊद के लोग हैं, जो इंजीनियरिंग माइंडसेट के लोग हैं, टेक्निकल टीवेट का लाता है जी, टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशनल जो स्किल्स हैं, उसमें आप सेंट्रल जो है वो करेंगे, उनके साथ उनको ये बताएं सस्टेनेबिलिटी। मैं हुनर फाउंडेशन के साथ मैंने काफ़ी ट्रेनिंग्स वगैरह की हैं, वो टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं जी, टेक्निकल बच्चों को ना टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं, तो उनमें हम कोशिश करते हैं कि सस्टेनेबिलिटी का एक ये इलेक्ट्रिफिकेशन एंड क्लीन एनर्जी इंजीनियरिंग। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान में एक अच्छी बात ये है कि सोलर का बड़ा अच्छा रुझान आया है, लेकिन एक और प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त सस्टेनेबिलिटी सिर्फ सोलर पे ही रह गई है, तो हम थोड़ा ओवर एम्फसाइज कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, इस कमरे में धूप आती है, ठीक है, ये कमरा गर्म हो जाता है। इसके 2 सॉल्यूशंस हैं, एक है मैनेजरियल और एक है नेचर बेस्ड। मैनेजरियल क्या है? मैनेजरियल ये है कि आपने बहुत सारे एसी चला दिए। दूसरा मैनेजरियल क्या है कि आपने उसको क्लीन एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, सोलर पे चला दिए, ये मैनेजरियल है। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन क्या है? नेचर बेस्ड सॉल्यूशन ये है कि जब आप ये आपको पता है कि यहाँ पे गर्मी होती है, तो आप मटेरियल वो इस्तेमाल करें जो एनर्जी, जो हीट को एब्जॉर्ब ना करता हो, या आप प्लांटेशन के थ्रू, आप देखें यूरोप में, अभी आप इंटरनेट पे जाइएगा, लिखिएगा ग्रीन बिल्डिंग या इको फ्रेंडली बिल्डिंग, तो जो बिल्डिंग आएगी ना,
उसमें आप देखिएगा अक्सर शीशे लगे हुए होंगे, और मैं वजह बताता हूं आपको, और अक्सर बेलें लगी हुई होंगी जो उसको ठंडा रखती हैं। तो जब आप इस बिल्डिंग की छतों पे आगे पीछे बेल लगा देंगे तो टेम्परेचर 3-4 डिग्री तक कम हो जाता है ऑन एवरेज। 4 डिग्री आपने यहां से कम कर दिया। फिर आपने जब ये शीशे लगाए हुए होते हैं तो आपको लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगेन ये है नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। आप अपने आर्किटेक्ट के 5 लाख रुपए बचाने के लिए एक ऐसा घर बना लेते हैं जो गर्म भी होता है, और जहां दिन में रोशनी नहीं होती तो आपको लाइट्स और बल्ब जलाने पड़ते हैं। आप जो आर्किटेक्ट के पैसे बचाते हैं 5 लाख रुपए, वो सिर्फ 2 साल में बिजली की सूरत में अदा कर चुके होते हैं, और अगर इन्वायरमेंटल कॉस्ट मिला लें तो शायद 1 साल में अदा कर चुके होते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि वो कनेक्टिविटी मिसिंग है। आपको फाइनेंशियल कॉस्ट 2 लाख रुपए अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, दैट्स व्हाई यू डू नॉट थिंक अबाउट इट। बट वंस यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द एनवायरमेंटल कॉस्ट, ऑटोमेटिकली चीजें रिजॉल्व होती नजर आएंगी। Then we have long term thinking. Now this is very important. I think this is, for me, this is one of the most important thing. 7th generation thinking. मेरे वो कहते हैं ना कि जी ग्रैंड 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 ग्रेट ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यानी 7 नस्लों के बाद जो नस्ल आएगी उसके बारे में अगर आप सोचेंगे आपकी प्लानिंग बड़ी शानदार होगी। हम मैक्सिमम अपनी सेकंड जनरेशन का सोचते हैं, मैं, मेरा बच्चा और उसके बच्चे, बस। नाउ दिस इज द सेकंड जनरेशन थिंकिंग। इसको 7th जनरेशन थिंकिंग पे जब आप सोचेंगे तो आप सोचें कि आज से 100 साल बाद मैं दुनिया जब छोड़ के जाऊं तो अगले 100 साल की प्लानिंग करके जा रहा हूं। मैं अभी जब यूएस गया तो रोड काफी, आपको पता है यूएस के बारे में कहते हैं 100 साल आगे, जाके अंदाजा हो वाकई मेरा पहला ट्रिप था, वाकई वो 100 साल आगे। वहाँ जो रोड्स और जो ब्रिजेस थे तो वो बड़े ओवरलैपिंग हैं। तो मैंने उससे पूछा कितने साल पुराने हैं, तो उसने मुझे बताया 70 से 80 साल पुराने, और हमारे पास कम से कम 20 साल में वो ब्रिज अभी नहीं बनने वाले, तो हमसे 100 साल आगे हैं वो। अच्छा, वजह क्या है आगे होने की? वहाँ लैंड बहुत है, उन्होंने 100 साल आगे का सोचा होगा। 7th जनरेशन थिंकिंग, उन्हें पता होगा जी ये। हमारा प्रॉब्लम ये है क्योंकि हम कनेक्टेड नहीं है, हमें लगता है बस हम खत्म हुए तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो अगेन ना दिस इज कैथेड्रल थिंकिंग का मतलब ये है कि जी विजनरी थिंकिंग, चर्च की थिंकिंग, या हम अपनी मस्जिद की कह सकते हैं जी। विजनरी थिंकिंग ये जी कि आप एक मिशनरी के तौर पे काम करेंगे, मिशन के तौर पे काम करेंगे, अगले 200 साल के लिए काम करेंगे। शॉर्ट टर्म अप्रोच नहीं चलेगी इसमें। सस्टेनेबिलिटी में अच्छा ये एक स्किल है, जब तक ये स्किल वाले लोग नहीं आएंगे, लोग क्या कर रहे हैं आज को बेहतर बनाने के लिए। देखिए आज जो है ना कल पास हो चुका होगा, आज कल पास हो चुका होगा, आज कल में कन्वर्ट हो जाएगा। इट्स वेरी शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म। यू हैव टू रियलाइज दिस कि अगर आप सिर्फ आज को फोकस करके बैठे या बहुत शॉर्ट टर्म फ्यूचर को फोकस करके बैठे तो बहुत जल्द ये पास होने वाला है। ठीक, मेरे ख्याल से आप में से अक्सर लोग अपने पिछले 10 साल को देखें तो उनको लगेगा 2-3 दिनों में ये 10 साल गुजरे हैं। मुझे तो अपने 20 साल भी 2-3 दिन के लगते हैं, आई एम श्योर 10 साल आपको लगते होंगे। आप अपने आप को एक 3-4 सेकंड में घुमा के देखें, 10 साल पहले आप क्या थे, 10 साल यूं गुजर गए। ठीक है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं वक्त कैसे गुजरेगा। तो प्लीज लॉन्ग टर्म थिंकिंग इज रिक्वायर्ड। मॉनिटरिंग स्किल्स, इस पे थोड़ा सा हमारा फोकस है, अच्छी बात है। आपको पता होना चाहिए जी कि जो एमिशन है वो कैसे मेजर होती है, उसकी रिपोर्टिंग कैसे। वी नीड पीपल लाइक दिस, डाइवर्सिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन। अब देखिए कराची में कोई बता सकता है कराची में कितने दरख्त हैं? एनीबडी? बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है, अच्छा आप देखिए दुनिया का बड़ा शहर है यार, एक तो दरख्त कम है। अच्छा चलो कम है ना तो क्वांटिफाई कर लें, इट्स अ इजी जॉब, इट कैन बी डन। आप किसी भी, मतलब मेरी बहुत बड़ी फर्म नहीं है, मेरे पास ये कैपेसिटी है कि मैं जो है ना अगर कोई मुझे इस तरह से हायर करे तो हम जो है पूरे कराची के जो दरख्त है उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं और उसको डिजिटल तरीके से उसकी मार्किंग कर सकते हैं कि यार ये दरख्त गुलमहर का यहाँ है, बेरी का दरख्त यहाँ है। डिस्ट्रिक्ट वाइज आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। एजेंसीज कभी काम ही नहीं करती, उनको पता ही नहीं है, वो दरख्त गायब हो जाते हैं।
50-50 साल पुराने दरख्त, इंडिजिनस दरख्त गायब हो रहे हैं। बरगद का दरख्त, पीपल का दरख्त, सिर्फ एक शुक्र है नीम का दरख्त बचा हुआ है, उस पर ज्यादा फोकस है। आ जाए ना, लास्ट 2 or 3 minutes. Now what we need to do, लेकिन please try to adopt the pro-environmental behaviors. कोशिश करें प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर्स। जहां पॉसिबिलिटी है कि आप कोई ग्रीन सब्स्टिट्यूट ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं तो ग्रीन परचेजिंग में इन्वॉल्व हो। कन्वेंशनल प्रोडक्ट को नीचे करें। मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ। एक आम गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी, हाइब्रिड गाड़ी। तो हाइब्रिड को, या आपके पास जो पुरानी पहले बल्ब होते थे 60 वॉट या 80 वॉट के, अब तो खैर पाकिस्तान इसमें तो बहुत आगे निकल गया है, एलईडी बल्ब को प्रेफर करें। दे आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर आप सोलर अफोर्ड कर सकते हैं, आप ऑन उस पर ना जाए, ऑन नेट ना जाए, ठीक है। आप सिर्फ अपनी डोमेस्टिक जरूरत के लिए, बेशक सिर्फ दिन में ही छोटा मोटा सही, आप, क्योंकि देखिए आप क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप हुकूमत को बेचने के चक्कर में ना रहे ना, आप सिंपली अपनी जरूरत के लिए। इफ यू हैव अ रूफ, आई एम लिविंग इन एन अपार्टमेंट, मैं जिस दिन भी किसी ऐसी सेटिंग में रहा जहां मेरे पास छत हो, फिलहाल नहीं है मेरे पास छत, तो आई वुड प्रेफर टू हैव इवन ए स्मॉल सेटअप, कि मैं कम से कम दिन में, एक तो मेरा बिल कम होगा, फिर दूसरे मेरी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन कम हो जाएगी। मैं कम से कम दिन में इस चीज से बाहर होऊंगा कि मेरी वजह से कोई कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है, मेरी घर की डोमेस्टिक वो, तो ग्रीन परचेज पे कार्बन फुटप्रिंट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। रिसाइकलिंग पाकिस्तानी में थोड़ी बहुत है, लेकिन हम रिसाइकलिंग सिर्फ करते हैं पैसों की वजह से। अब रिसाइकलिंग करें इन्वायरमेंट की वजह से। देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हमें आ गई है। बिजली का बिल इतने ऊपर चले गए हैं, ठीक है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज में पानी भी है जी। पानी हम बेतहाशा पाते हैं, बहुत सारे लोग वुजू इतने पानी से करते हैं जिसमें पूरा नहाया जा सकता है। अब इसे कितने लोग शावर से नहाते हैं और कितने लोग बाल्टी से नहाते हैं, तो बताना चाहिए, अगर दिल चाहे तो बताएं। मैं आपको एक बाल्टी से शावर, बाल्टी से कौन नहाता है? कोई नहीं नहाता, नन ऑफ यू। क्यों नहाते हैं बाल्टी से? क्यों नहाते हो? कंजम्पशन कम हो, ओके जी। अच्छा, किसका ख्याल है कि शावर से पानी ज्यादा दाया होता है? आपका। और किसका ख्याल है कि बाल्टी से ज्यादा दाया होता है? ओके, सबका ये ख्याल है कि शावर से पानी दाया होता है। अच्छा, आप घर जाइएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। आप घर जाइएगा, एक इतनी बड़ी बाल्टी जो भी है ना, उसको खोल के, जिस शावर के वॉल्यूम से आप नहाते हैं उसको खोल के ना बाल्टी भरने लगा देगा। आप थक जाएंगे, बाल्टी नहीं भरेगी। आप बाल्टी, अच्छा ये जो बाल्टी से आप नहाते ना, तो अब तो मैं अरसे से नहीं नहाया, लेकिन जब हम नहाते तो क्या होता है, यूं ठक 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 ठक, आधा पानी तो जो है वो जिस्म को टच किए बगैर चला जाता है, और क्योंकि आंखों में साबुन होता है, आई डोंट नो, मुझे शायद ज्यादा मसला हो, तो पता ही नहीं चलता पानी गया कहाँ। ठक 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 ठक, बाल्टी भरने में जितना टाइम लगता है, खत्म होने में आधा मिनट लगता है पूरी बाल्टी। सही कह रहा हूँ सर? आपका नाम क्या था? आपका नाम क्या था? फजल। फजल, सही कह रहा हूँ, आधे 1 मिनट में बाल्टी खाली हो जाती है, ठीक है। 2 लगती है, हाँ, ये स्टॉल मैन, डेफिनेटली 2 लगती होंगी। तो देखिए, अगेन इग्नोरेंस में हम बाल्टी से नहा रहे हैं और हमें लग रहा है पानी कम इस्तेमाल हो रहा है। सरप्राइजिंगली, अगर आप शावर खोल के नहाएंगे, अगर आप स्ट्रेट 10 मिनट शावर में खड़े रहेंगे ना, जब जाके 2 बाल्टी लगेगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्स स्ट्रेट 10 मिनट शावर के नीचे फुल पावर में खोल के खड़े होकर नहाता हो, ठीक है। अगर वो इस तरह नहाता है तो फिर तो खैर ठीक है जी, उस पर मैं कोई सारा कमेंट नहीं कर सकता। ओके, प्लीज नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना सीखें, दिमाग बनाएं, आपकी कंट्रीब्यूशन इसमें डेफिनेटली है। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, लेकिन इस वक्त प्लैनेट बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर से अगर कायम है ना, तो नेचर ने ऑटो करेक्शन रखी हुई है। हर चीज का हल नेचर में है। राइट नाउ मी आई एम वर्किंग ऑन डिफरेंट नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। हम हाइड्रोपोनिक्स पे काम कर रहे हैं, हम सीड बॉल्स पे काम कर रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप की, हम कंपोस्टिंग की ट्रेनिंग करवाते हैं। नेचर में हर चीज का सॉल्यूशन है, हर चीज का। स्टूडेंट्स के साथ काम करने का फायदा ये होता है कि वो यंग एज में होते हैं, खासतौर पर जो बीबीए या बीएस के स्टूडेंट होते हैं, नॉर्मली दे आर 18, 19, 20, तो इनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ी बेहतर होती है अगर आप उनको आज से सिखाएंगे। पर्सनली मैं तो कुछ स्कूल्स के साथ भी काम करता हूँ, ठीक है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस पे, क्योंकि बच्चा जो है ना वो सीड बॉल्स का, शायद आपने नाम सुना हो। सीड बॉल बेसिकली रीफॉरेस्ट्रेशन,
दरख्तों को लगाने का एक जदीद तरीका है। इसमें हम दरख्त नहीं लगाते बल्कि एक अगेन एक बॉल बनाते हैं, उर्दू में कंचा कहते हैं हम उसे, कंचे की तरह एक बॉल बनाते हैं, क्ले की होती है, उसमें थोड़ा सा कंपोस्ट डाल के एक लाइव बीज यानी जो है कोई भी जैसे बेरी का बीज डाल दिया और उसको कंचा बना के हमने उसको जो है सुखा लेते हैं। इट्स लाइक अ हार्ड बॉल। और फिर वो कभी कहीं पे भी वीरानों में जाके ना 500 1000 बना के अपने बच्चों के साथ जाके यूं करके फेंक दें आप। जब बारिश होगी तो ऑटोमेटिकली वो एब्जॉर्ब होके दरख्त बन जाता है। लंबी डिटेल है, बता सकता हूँ, अभी नहीं बता रहा। तो उसकी जो सक्सेस रेट है वो 40% है, इंटरनेट पे ढूंढिएगा सीड बॉल्स की। और जो दरख्त लगाते हैं मोर्टेलिटी रेट जो है वो 90% है। यानी आप दरख्त जो लगाते हैं ना ये साइडों पे, तो 90-80% दरख्त मर जाते हैं, 10% 20% भी नहीं बचते उसमें से। बड़ी बड़ी कैंपेन्स चलती हैं। और जो सीड बॉल्स हैं इस वक्त अफ्रीका वगैरह जो कंट्रीज हैं वहाँ पे बहुत बड़े मिकदार में हर साल वो फेंकते हैं जी सीड बॉल्स। ओके, नाउ वी हैव टू बी अ ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट ग्रीन स्ट्रेटजी। आप अगर कहीं इदारे में काम करते हैं तो कोशिश करें जी कि स्ट्रेटजी वाइज इन चीज़ों को बेहतर करें। असल जो चीज़ है, लास्ट वन कमेंट, वी नीड पीपल विद अ बिहेवियरल चेंज। देखिए असल जो इशू है ना वो है बिहेवियर का। अगर आप उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, बिहेवियर चेंज नहीं आएगा, तो यू विल नॉट बी अ कैटलिस्ट। if you want to be a catalyst in this change process, तो आपको अपने अपने बिहेवियर में चेंज लाना पड़ेगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू जी, थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्यूरी और एनी क्वेश्चन और एनी कमेंट्स तो मोर देन वेलकम, अदरवाइज दैट्स ऑल फ्रॉम मी जी। एनीबॉडी, आप बोल सकते हैं जी, अच्छा नहीं लगे वो भी बोल सकते हैं। चले, अली, आई एम डन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much, Dr. Nawan, for your valuable insights on SDGs developed by United Nations. Now I request you to please come for the lunch and after half an hour we'll be back for the other different papers. Thank you so much.